बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, और उसके बाद आधी किताब थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा चीज़ें थी। तो जो लोग 1.5-2 महीने से आ रहे हैं, मैंने ये वाला पार्ट पहले पूरा कराया, फिर इस तरफ आए थे। जो नए आए हैं, कोई चिंता की बात नहीं बेटा, सब कुछ बार बार रिवाइज होगा, रिपीट होगा, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। चलो, तुम लोग कहते हो पहले मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं वही करा देती हूँ। पहले इसकी हमने कहानी भी थोड़ी सुन ली ना, मॉडर्न हिस्ट्री। चलो अब बस बातचीत बंद कर दो बेटा। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स थे। कल हमने बात की थी कि जिसको हम कहते हैं मध्यकाल, 8वीं से 18वीं शताब्दी। इस टाइम पर इंडिया में 2 तरह के लोगों ने राज किया। एक जो सुल्तान थे, जिन्होंने क्या बसाई थी, सल्तनत, और एक जो बादशाह थे, जिनकी बादशाहत थी, बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी एक आदमी ने जिसका नाम था औरंगज़ेब। पर जैसे खुद इसकी प्रवृत्ति थी कि अपने पिताजी को भी इसने कैद में रखा, 8 साल भाइयों को मार डाला, इसके मन में ये चोर था कि मेरा जो बेटा है कहीं वो भी मुझे अपदस्थ कर दे। तो इसने क्या किया कि उसको ना तो ज़्यादा समझाने वाला, ना कोई इस तरह की उसकी समझ डेवलप की, खुद राज करता रहा 1707 तक, जबकि इसका बर्थ ईयर है 1617। 90 साल तक। एक होता है कि भाई ठीक है 50, 60, 70 तक राज करे फिर हट जाए, ये बैठा ही रहा। और इसके सामने कभी इसके बेटे की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ ले कि पिताजी हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कहाँ से टैक्स आता है। जब ये मरा जिस दिन, उस दिन इसके बेटे को गद्दी मिली, लेकिन तब तक वो कहलाने लग गया शाह ए बेखबर, जिसको कोई खोज खबर ही ना हो कि मेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कहाँ मेरा टैक्स का सिस्टम है। शाह ए बेखबर सिर्फ 5 साल राज कर पाया, 7 से 12, अगला 1 साल 12 से 13, फिर 13 से 19, मतलब मजाक टाइप चल रहा था। और अगर ध्यान से देखें तो इस आदमी का दबदबा इतना था कि 150 साल इसके वंशज बस गिरते पड़ते टाइम काट गए, क्योंकि 1707 में ये मरा और 1857 में जाके BEIC ने भारत पर एक तरह से राज उनका हटके महारानी का आया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी राज हमारे बादशाह का ही था, जो किसके वंशज से, क्योंकि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जो तृतीय कहलाता है वो इसी का तो वंशज है। 150 साल डर काम कर गया। ये डर किसके प्रति था लोगों के मन में, औरंगजेब। तो 150 साल इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम सोचो आज से 150 साल बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पीढ़ी में कौन होगा कौन नहीं होगा, हमारा वंश चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। इसके मरने के बाद 150 साल इनके हाथ में राज रहा, क्योंकि इसका दबदबा इतना ज़्यादा, इसका खौफ इतना ज़्यादा था। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था धीरे 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 भारत में एक नया धर्म अपनी जड़ें जमा रहा था, ईसाई। जो मेडिएवल पीरियड था इसमें कौन सा धर्म आया था, इस्लाम। लेकिन अब कौन सा धर्म आ रहा था, ईसाई। ईसाई धर्म लेकर आए थे जो हमारे देश में ये 5 ताकतवर देश आए थे, PDEDF। यहाँ से स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो बेस पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो सारी कहानियाँ 2 दिन तक एक तुम्हारा बैकग्राउंड तैयार किया कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री आई। ये PDEDF एक्चुअल में 5 देश हैं। P का मतलब यहाँ है पुर्तगाल, पोर्टुगीज़ जिसको हम कहते हैं। D का मतलब है डच, और डच का मतलब है हॉलैंड के लोग, हॉलैंड के लोग। इसी को, हॉलैंड को ही नीदरलैंड भी कह देते हैं। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं, जैसे हम इंडियन कहलाते हैं। तो इनका नाम DUTCH लिखते हैं, T इसमें साइलेंट है। E का मतलब ये लोग इंग्लैंड के थे, और D का मतलब ये लोग डेनिश थे, यानी ये डेनमार्क जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ से आए थे डेनिश पीपल। और F का मतलब है फ्रेंच, फ्रेंच। फ्रांस और जो अपना इंग्लैंड है ना, इन दोनों में, या कह लो जो UK और फ्रांस है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कभी पुराने ज़माने से ही दिखावटी दोस्ती रही, पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों चाहते थे हमारी टेरिटरी बढ़ती जाए, इसलिए इन दोनों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनाई, लेकिन उसका नाम रखा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्योंकि इनके लिए हम ईस्ट में थे। अगर इनके नज़र से देखो तो हम लोग ईस्ट में ही तो पढ़ते थे। अब ये जिस देश से आए अपने देश का नाम आगे कर लिया, तो इनकी कंपनियों के नाम हैं BEIC और FEIC। इनमें अंतर क्या है, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है। 200 लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके एक व्यापार की कंपनी स्टार्ट की, जबकि ये जो कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट की कंपनी है।
कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट रन करती है तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि किसी एक का नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है कि हर चीज़ में इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन में साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी, 10 साल भी ना मिले परमिशन। जबकि प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, अब प्राइवेट कोई संस्थान है, उसका जब मन करेगा तब वो छुट्टी करेगा, जब मन करेगा वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, घटा देगा, कोई नियम कायदे से चलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सरकारी में तो हर चीज़ परमिशन, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में छुट्टियाँ एक्सटेंड करनी हैं तो प्राइवेट स्कूल के मालिक की मर्जी है, छुट्टियाँ बढ़ा दो मत बढ़ाओ। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टियाँ एक्सटेंड करनी है तो क्या प्रिंसिपल के हाथ में ये पावर है? वो एसआई को कहेगा, स्कूल इंस्पेक्टर को, वो एईओ को कहेगा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो डीईओ को कहेगा, जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर उससे ऊपर अगली अगली पोस्ट डीडी तक, डायरेक्टरेट जो एजुकेशन का, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाके तब फाइनली चिट्ठी पहुंचेगी कमिश्नर के पास जो एजुकेशन का होगा। फिर वो सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं। अब इसमें पता चला सर्दी की छुट्टी बढ़ानी थी, आते आते गर्मी आ गई, एप्लीकेशन पड़े पड़े, ऐसे ही होता है इंडिया में। तो फिर वो कहेगा अब कैसी छुट्टी, फिर क्रॉस कर देगा। इन्होंने कल फील किया यार ठंड बढ़ गई है, ठीक है मैनेजमेंट को कह दो ऑफिस में कि एक सर्कुलर निकाल देंगे, एक मैसेज डाल देंगे, कल से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। इनके काम बेटा जल्दी होते हैं। जो प्राइवेट संस्थान होता है ना, वो इसीलिए ज़्यादातर प्रॉफिट में रहता है क्योंकि उसको डिसीजन एकदम से करने की पावर है। गवर्नमेंट में क्या है, डिसीजन लेने में ही दिन लग जाने, चाहे अच्छा डिसीजन हो टाइम लगेगा। आपको पता नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल में जो ये फ्री की वर्दी, फ्री के कॉपी किताब आते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसा होता है सर्दी बीतने के बाद इनकी स्वेटर्स आती हैं, क्योंकि मैंने तो जॉब किया, मुझे पता है गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में आती हैं, सर्दियों की चीज़ें गर्मी, क्योंकि वो वहाँ से पहले सेंक्शन होंगी, फिर वो उसका फंड आएगा, फिर वो खरीदी जाएंगी, तब तक सर्दियाँ उतर जाती हैं। ये हाल है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसको बार बार परमिशन लेने के लिए अपने देश की तरफ आ तो गई है इंडिया में, लेकिन इसको कोई डिसीजन लेना है तो इसको फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था कि सर ये डिसीजन ले लें। अब उसमें 1 महीना 2 महीना 6 महीने तब फ़ोन कॉल तो थे नहीं, कोई चिट्ठी पत्री जहाज़ में रख के जाती, फिर वहाँ से जहाज़ में आती। इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पीछे रह गई, एक बड़ा कारण था। अदरवाइज बराबरी का कंपटीशन था बीईआईसी का और एफईआईसी का। अगर स्टार्टिंग में देखें, जैसे एक ट्रिक हम याद करते हैं, पीडीईडीएफ, इनमें सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए हैं। ये बड़े समझदार थे, चालाक भी थे। इन्होंने इंडिया आने का रास्ता खोजा वास्को डी गामा ने, पानी से आया था ना ये देखो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये पहले यहाँ से यहाँ आने का इनका रास्ता था। लेकिन बीच में ना इस एरिया में जो अरब कंट्रीज़ पड़ती हैं, मैंने आपको बताया था अरबी जो इलाके थे ये इस्लाम धर्म को मानते थे, बंटवारा हो गया था ना, इस तरफ कौन सा धर्म ज़्यादा था, ईसाई, और इस तरफ था इस्लाम। जब इनमें कट्टरपन आ गया, मारकाट मच गई, तो इस्लाम वालों ने कहा हम इनका व्यापार क्यों बढ़ने दें, इनको पैसों में पीछे करेंगे, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ होने ही नहीं देंगे, इनका व्यापार रोकेंगे। इन्होंने इनके एरिया से आने वाले व्यापार को दुखी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनका सामान आता पड़ा रहता 20-20 दिन, उसको लादते ही ना अपने जहाज़ों में, फिर वो गल जाता, सड़ जाता, उसकी टूट फूट होती। तो इन्होंने कहा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, अब इनके कब तक हाथ पैर जोड़ेंगे, इससे बढ़िया ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लें। तो इन्होंने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि तुम लोग जाओ और खोजो नया रास्ता। एक आदमी चलते चलते उसी सीरीज़ में इंडिया आ गया, जिसका नाम आप कहते हैं वास्को डी गामा। तो भारत आने का रास्ता नया खोजा उसने। कहाँ से था ये रास्ता? ये था अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन का नाम सुना है? वर्ल्ड में 5 बड़े ओशियंस है ना, जिसमें एक सबसे अगर कहें व्यस्त, सबसे ज़्यादा चलने वाला, तो वो बड़ा तो है पैसिफिक, लेकिन ज़्यादा चलता है अटलांटिक। ये मैं थोड़ा सा एक रफ सा बना रही हूँ आपके लिए। ये है, ये 6 तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका है नीचे की तरफ, जहाँ बर्फ़ है, कोई रहता नहीं है। इसमें अगर मैं पानी को बनाऊँ तो देखो ये इंग्लिश के एस जैसा, जैसे एस लिखते हैं, एस फॉर शीप या एस फॉर शिप, तो ये एस जैसा जो देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा आवाजाही शिप्स की, व्यापार की, जहाज़ों की इन्हीं के बीच होती है सबसे ज़्यादा। इसका नाम है अटलांटिक ओशियन, इसी को बोलते हैं अटलांटिक। इस अटलांटिक ओशियन की आकृति एस जैसी है और सबसे बिजिएस्ट है ये, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है, सबसे ज़्यादा बिजी है। इसके ये धरती ऐसी नहीं जैसे मैंने बनाई है, मैंने तो आपको एक रफ बना के दिखाया, एक्चुअल में धरती है गोल। तो अगर मैं सोचो ये मूवेबल हो ये बोर्ड, मैं इस हिस्से को इसको पीछे ले जाके
ऐड कर दूं तो ये वाला हिस्सा इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। इसको इमेजिन करो ये पीछे गोल होता हो मुड़ के, मुझे दोनों सिरे अगर जोड़ने हो, मैं इसको मूव करूं तो ये हिस्सा जाके इसके साथ चिपक जाएगा ना, तभी तो एक बनेगा ये गोल। अब ये सोचो, इसीलिए यहाँ पे जो ओशियन मैप में यहाँ दिखता है वही ओशियन यहाँ भी दिखता है। ये इसका लॉजिक है। इन दोनों तरफ दिखने वाला एक्चुअल में पीछे जाके एक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है जिसे आप कहते हैं पैसिफिक, या जिसे आप कहते हैं प्रशांत महासागर। आप सबको पता है जापान जो है सबसे ज़्यादा वहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, पता है ये बात तुम लोगों को, और वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो प्रशांत महासागर है ना, इसकी एक बेल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पानी के अंदर जो है वॉल्केनिक इरप्शन, पानी के अंदर, क्योंकि धरती पे 70% पे तो पानी है ना, तुम्हें जो वॉल्केनिक दिखाई देते हैं वो अर्थ के ऊपर जो ये लैंड एरिया पर है ये, पर इस पानी के नीचे पता नहीं कितनी बार ज्वालामुखी फटते हैं। तो पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी से पानी जो यहाँ पैसिफिक है इसकी हलचल बढ़ती है, और इसलिए सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं प्रशांत महासागर के आसपास। सुनामी तुम्हें अगर याद हो, बहुत छोटे तुम रहे होगे, 2004 की घटना है। तो उस टाइम पे इंडिया के, नहीं गुजरात में तो बेटा आज तक भगवान की दया से नहीं आया और ना ही आए। गुजरात में भुज में जो था वो तो वॉल्केनिक इरप्शन था। मैं तो सुनामी की बात करूँ ना, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें टी साइलेंट लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं टी सुनामी, बोलते हैं सुनामी। कौन सी भाषा का है ये? जापानी भाषा का। इसमें आपको पता होगा ऐसे पानी की जो वेव्स हैं वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, इतना वेग उनमें होता है, इतनी स्पीड होती है कि पूरी बिल्डिंग्स तहस नहस कर जाती हैं। 2004 में सुनामी आया था जो इंडिया के अंडमान निकोबार के आसपास तक पहुंच गया था। बहुत भयानक था, उसने हमारे साउथ की तरफ इतना भयानक एक मंजर क्रिएट किया था। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोज़ हैं। पानी आया और पूरे होटल्स गायब, जो बहुत ज़्यादा जिनकी इनकम थी ना, सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म का, सब खत्म हो गया था। ये गिनी ही नहीं गई कितने लोग मरे, कितनी लाशें कहाँ गई, बहुत बुरा हाल हुआ था। हम ब्लेस्ड हैं, इंडिया में आज तक ऐसा कोई सुनामी नहीं पहुंचा, जबकि पानी हमारे आसपास चारों तीन तरफ तो पानी है ही। तो सबसे ज़्यादा जो सुनामी आता है या सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, वो इस पट्टी के आसपास। ये कौन से महासागर की पट्टी है? प्रशांत। इसके नीचे लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर ओशियन कहें तो पैसिफिक। दोनों हिस्सों पे क्यों दिख रहा है तुम्हें? लॉजिक समझ में आया? पीछे जाके एक है, ये उससे छोटा है पर ये बिजी ज़्यादा है। बिजी क्यों है? क्योंकि 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, तो इन चारों में आवाजाही जब भी होगी इस ओशियन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से ओशियन का? अटलांटिक का। तीसरा ओशन तुम्हारे इंडिया के नीचे की तरफ पड़ता है और उसकी शेप इंग्लिश के वाई जैसी है, जैसे वाई लिखते हैं ना, इस तरीके से। इसका नाम अकेले का है जो किसी देश के नाम पर है, जिसे तुम कहते हो इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा महाद्वीप, हमने नाम नहीं रखा, इसका नाम पहले से है, मतलब कभी इंडिया के नाम पे ही पड़ा होगा, तो इंडियन ओशियन। अगर कहें चौथा ओशियन तो यहाँ ऊपर की तरफ पड़ता है और लगभग बर्फ से भरा रहता है। इसमें पानी कम है और बिल्कुल पूरा कवर्ड रहता है आइस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है इसका? और सबसे नीचे अगर इन सारे पानी को तुम इकट्ठा देखो तो ये कहलाता है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। तो 5 महासागर हुए, एक सबसे बड़ा पैसिफिक। आवाजाही कम है, दोनों तरफ दिखता है, एक्चुअल में एक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और इसीलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग मतलब अंगूठी, जैसे अंगूठी होती है ना गोल, ऐसे ये रिंग ऑफ फायर है। इसके आसपास बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हाँ, इसमें टी साइलेंट है, सुनामी लिखते हैं, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कौन सा है? इंडिया के नाम पर है इंडियन। ये छोटा सा एक है आर्कटिक, और नीचे सारों का पानी मिला लें तो ये सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। क्लियर सबको? ये हमारे 5 महासागर हुए। एक उधर भी एक ही है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इनमें से किस में ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है?
आर्कटिक में। तो ये हम वापस चलते हैं। वो आदमी जो आया हमारे यहाँ, वो बीच का रास्ता जब कलेश हो गया इनका, तो उसने नया मार्ग खोजा और उसी आदमी ने यहाँ से फिर ये कवर करते हुए यहाँ अफ्रीका के नीचे से वो इंडिया आ गया। तो जब वो इंडिया आया तो उसने नया रास्ता खोज लिया। उन्होंने 100 साल तक पूरे अकेले मज़े किए क्योंकि कोई और यहाँ इस तरफ आया ही नहीं। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया आने का रास्ता खोजा था। और देखो कितने एक्टिव हैं, जैसे हम जैसा आदमी नॉर्मल हो तो पता नहीं कितने साल लगा दे काम में, इन्होंने सिर्फ 5 साल में 2 साल ये और अगले 3 साल अपनी कंपनी बना ली अपने देश में और कहा भैया इंडिया जाने का रास्ता पक्का हमें मिल गया, 2 बार आया था ये और अब हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो एक कंपनी बना ली पुर्तगालियों ने और इस कंपनी ने इंडिया से लगातार व्यापार ट्रेड शुरू कर दिया। ट्रेड किस चीज़ का था उस टाइम पर? स्पाइसेस का, क्योंकि मसालों की ही इनको ज़रूरत थी। तब सोने और ये सब हमसे लेके नहीं, हमें दे के जाते थे। हमारे यहाँ सोना दे जाते और बदले में अपनी शिप्स में हमारी काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो हमारे यहाँ मुफ्त की फालतू के सामान थे ना, ये भर भर के ले जाते। धीरे धीरे इन्होंने पूरे साउथ के इंडिया के आसपास जो ओशियन था, अभी मैंने बताया कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, इसमें ना एक तरह से अपना डोमिनेशन बना लिया कि भैया इस एरिया में हमारी चलेगी। और इसीलिए इनको कह देते हैं हिंद महासागर के स्वामी। इन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम हैं पूरे इस एरिया के हेड और हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। किसी की शिप अगर पानी में उतरी इस ओशन में तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस पूरे ओशन पे हमारा कब्जा। ये तब की बात है बेटा जब आपके देश में सोचो 1526 में आपके देश में बाबर आया था, यानी बाबर से भी पहले की घटनाएं हैं ये। तब आपकी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी जब इन्होंने अपना साउथ की पट्टी, अब दिल्ली सल्तनत दिल्ली में व्यस्त थी। उन लोगों ने कहाँ कहाँ राज किया? लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था ना, इसके बाद ये फतेहपुर सीकरी तो आगे जाके बसेगा। तो सोचो वो लोग तो सिर्फ ऊपर लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में बैठे हैं, जिसको आप कहते हैं दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। साउथ में क्या है उनकी ज़्यादा नज़र है ही नहीं। तो यहाँ आके स्वामी बन के कौन बैठ गए? हाँ, तो पूछेंगे हिंद महासागर का स्वामी कौन था? तो हाँ, इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पेपर में आ जाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को हिंदी में एक और कहते हैं शांत जल की नीति, कि इन्होंने बड़ी शांति से अपने पैर पसारे थे व्यापार के क्षेत्र में। तो ऐसा एक टाइम आया, इनको बैठे बैठे ये तो धीरे धीरे करके क्या करते गए, पहले आए थे कालीकट पर, केरला के एक एरिया पर। फिर इन्होंने आसपास ना एक राजा था छोटा मोटा सा, उससे इन्होंने ज़मीन पट्टे पे ली और इन्होंने यहाँ का एरिया जिसको आज तुम गोवा कहते हो, ये किराए पे ले लिया। उस टाइम तक गोवा इतना एडवांस्ड नहीं था, खाली पड़ा था, कुछ ज़्यादा यहाँ बढ़िया मिट्टी तो थी नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दादर, नागर हवेली, दमन दीव, इस पूरी बेल्ट पे ये आ गए। एक ऐसा टाइम भी आया जब देश का सबसे ताकतवर राजा अकबर बादशाह व्यापार करता तो इसकी शिप्स पर भी पहले इनका कागज चिपकाया जाता था। एक कागज, एक जैसे जैसे कहते हैं ना परमिट, हमें नहीं मिलता भाई, परमिट होता है जो ये टेम्पो वगैरह चलते हैं, नेशनल परमिट नहीं रखते कि भाई हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करें, तो इनको भी परमिट लेना पड़ता था। उस पर एक कागज चिपकता था जहाज पे कि ये बादशाह अकबर का जहाज है, पर इसके ऊपर भी परमिशन का कागज चिपकाया। वो परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? हाँ, एक खास बात यह है कि चाहे अकबर जैसे उन्हें कितना ही बड़ा राज किया, पानी पे इनकी कमांड नहीं थी, इनके पास नेवी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसका फ़ायदा पोर्टुगीज़ ने उठाया, बढ़िया काम किया। जब ये सब बहुत बढ़िया कमा रहे थे, 100-150 साल बाद बाकी लोग भी कंपटीशन में आए, लेकिन तब तक ये पक गए थे, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो गया था। डच जब